29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर समारोह 38वें राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों को पदक, 27 खिलाड़ियों को दी जाएगी नकद इनाम धनराशि। भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदन में तोड़फोड़, कांग्रेस विधायकों ने की सदन में तोड़फोड़, कांग्रेस के खिलाफ काशीपुर में बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन। बहादुराबाद टोल प्लाजा पर किसानों का धरना लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। धरना प्रदर्शन, स्मार्ट मीटर लगाए जाने का किसान कर रहे हैं विरोध। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण बड़कोट में डीएम प्रशांत आडवे ने किया निरीक्षण, डीएम ने अधिकारियों को दिए उचित निर्देश। और उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे गैरसैंण अंतर्गत भराड़ीसैंण में विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान मानसून सत्र के दौरान आपको बता दें कि कांग्रेस विधायकों द्वारा सदन में तोड़फोड़ किए जाने की काशीपुर बीजेपी ने कड़ी निंदा करते हुए महाराणा प्रताप चौक पर राहुल गांधी का पुतला फूंका। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम मल्होत्रा ने कहा कि विपक्षी दल कांग्रेस के विधायकों का यह कृत्य अक्षम्य है। जनता ने विधायकों को अपनी बात रखने के लिए विधानसभा में भेजा है। मानसून सत्र के दौरान इनके द्वारा की गई तोड़-फोड़ इन विधायकों और इनके सहयोगी दल की मंशा उजागर हो गई है। विधानसभा और निकाय चुनाव की तरफ उत्तराखंड के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस को उत्तराखंड की जनता ने नकारने का काम किया और इस हताशा में कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा में सभी हदों को पार करते हुए विधानसभा अध्यक्ष के सामने कागज फाड़े, फर्नीचर तोड़ा और हंगामा किया। आगे बढ़ेंगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को नगद इनाम धनराशि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के समारोह में दी जाएगी। इसके अलावा प्रदेश के खिलाड़ियों को कुल मिलाकर लगभग 22 करोड़ रुपए की धनराशि वितरित की जाएगी। कैबिनेट मंत्री रेखा आड्डा ने खेल निदेशालय के सभागार में आयोजित बैठक में इस समारोह की तैयारी की समीक्षा की। बैठक के बाद खेल मंत्री रेखा आड्डा ने बताया कि परेड ग्राउंड में 29 अगस्त को भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह में 38वें राष्ट्रीय खेल के पदक विजेताओं को उनकी नगद इनाम धनराशि के 11 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा विभिन्न राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उत्तराखंड के लिए पदक जीतने वाले कुल 432 खिलाड़ियों और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में देश के लिए पदक जीतने वाले उत्तराखंड के 27 खिलाड़ियों को भी नगद इनाम धनराशि वितरित की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य के 14 से 23 वर्ष तक के 2199 चयनित खिलाड़ियों को 3 करोड़ 97 लाख रुपए से ज्यादा की धनराशि डीबीटी की जाएगी। ली गई और बैठक में 29 अगस्त को हमारा जो राष्ट्रीय खेल दिवस है उसकी तैयारियों की समीक्षा की गई है और 29 अगस्त को हम अपना राष्ट्रीय खेल दिवस देहरादून में ही सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसका उद्घाटन होगा और ये सत्र अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इस राष्ट्रीय खेल दिवस पे हम लोग 38 नेशनल गेम में जो हमारे विनर्स रहे हैं उन सभी को हम नगद इनाम धनराशि देने जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो उदीयमान के खिलाड़ी हैं, इसके अलावा हमारे जो मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के हमारे जो खिलाड़ी गए हैं यानी कि 8 से 14, 14 से 23 वर्ष तक के बच्चों को भी उनके खातों में सीधे सीधे डीबीटी की जा रही है। इसके साथ ही ये कार्यक्रम बहुत ही बृहद होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में हमारे पांचवाज भी पार्टिसिपेट करेंगे। इस कार्यक्रम में योगा और मलखम्ब की भी झलकियां हमको देखने को मिलेंगी। तो कार्यक्रम अपने स्तर पर बहुत बेहतरीन होने जा रहा है। राष्ट्रीय खेल दिवस अपने आप में मैं समझती हूँ कि हर खिलाड़ी के लिए एक उत्सव का और एक हर्ष का पर्व होता है और मैं समझती हूँ कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हर खिलाड़ी को जो हमारे उत्तराखंड में है उनको जोड़ने का काम हम लोग इसमें करेंगे। मैं राष्ट्रीय खेल दिवस को ऐतिहासिक बनाए जाने के लिए विभाग की ओर से हर प्रकार की तैयारी की जाने को लगातार समीक्षा कर रही हूँ और मैं समझती हूँ ये आयोजन बेहतरीन होगा। हरिद्वार के बहादुराबाद टोल प्लाजा पर किसानों का धरना प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। स्मार्ट मीटर लगाए जाने के खिलाफ किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। किसानों की मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस तरह किसानों को टोल प्लाजा पर रोका गया और उन पर लाठीचार्ज किया गया वो पूरी तरह गलत है।
टिकैत ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर पुलिस अधिकारियों को किसने ऐसी ताकत दे दी कि वे किसानों पर लाठियां बरसाएं, इसका हिसाब सरकार को देना होगा। किसानों का कहना है कि स्मार्ट मीटर उन पर अतिरिक्त बोझ है, स्मार्ट मीटर को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने दिया जाएगा। राकेश टिकैत ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि सरकार ने किसानों की मांगों पर जल्द फैसला नहीं लिया तो ये आंदोलन और अधिक उग्र रूप लेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। रोके भाई, इन पे लाठीचार्ज करा, इन्हीं को रोका। ये तो पुलिस के अधिकारी बताएंगे इनको क्यों रोका, क्यों इन पर लाठीचार्ज करा, कौन सा जुल्म इन्होंने कर दिया। क्या पुलिस प्रशासन ने जो यहाँ पे थे उन्होंने अपने थाने पे, अपने पुलिस स्टेशन पे क्या स्मार्ट मीटर लगवा दी? क्या पुलिस के लोगों ने, प्रशासन के लोगों ने जो अपना वाहन चलाते हैं उसका रजिस्ट्रेशन तो है उनके क्या इंश्योरेंस करवा रखे? मतलब ये जनता को सुधारने का काम करेंगे। आप भी एक बार पूछ रहे हैं अपनी गाड़ी का भाई रजिस्ट्रेशन दिखा दो। मतलब जनता आवाज उठावेगी तो उसको लाठी की, बंदूक की ताकत पर दबाना चाहती है सरकार। ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। जनता को तो बहका के एक पॉलिटिकल पार्टी पे कब्जा कर इस देश पे कब्जा कर लिया पूंजीवाद ने। और अगली खबर देहरादून से है, जहां आपको बताते चले कि अवैध निर्माण पर अब एमरिट के एक्शन मोड में नजर आ रहा है। जहां आपको बता दें कि देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में अवैध कब्जों, प्लॉटिंग और निर्माणों पर कसा शिकंजा, अवैध निर्माण करने वालों पर गिरी गाज। वीसी तिवारी सचिव बर्डिया के निर्देश पर संयुक्त सचिव गौरव चटवाल के आदेशों पर हुई कार्रवाई। जहां भानो, भोगपुर में विशाल और हड़बजबाला में केदार सिंह चौहान के अवैध निर्माण को सील किया। सीएम धामी के निर्देश पर नियम विरुद्ध अवैध निर्माण और प्लॉटिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर हो रहा काम। वीसी तिवारी ने कहा, कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, अगर अवैध कब्जों, निर्माण, प्लॉटिंग या नियम विरुद्ध कार्य करने में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अवैध निर्माणों और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान रहेगा जारी। प्राधिकृत क्षेत्र में कहीं भी अवैध निर्माण पाया गया तो शीघ्र कार्रवाई होगी। और डीएम प्रशांत आर्य ने बड़कोट के स्याना चट्टी से आगे यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने मार्ग पर भू धसाव और भूस्खलन के प्रति संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण कर संबंधित विभागों को सभी जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं स्याना चट्टी से आगे जंगल चट्टी के मार्ग का लगभग 200 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त होने से यातायात बाधित होने की जानकारी पर जिलाधिकारी प्रशांत आर्य मौके पर पहुंचे और इस दौरान जिलाधिकारी मार्ग से मलबा हटाने और वायर क्रेट के माध्यम से सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत कर जल्द से जल्द आवाजाही हेतु सुचारू रूप से करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही क्षतिग्रस्त मार्ग को आवाजाही के लिए सुचारू बनाने के लिए मौके पर एक पोक लेन और एक जेसीबी तैनात है। डीएम ने जरूरत पड़ने पर मशीनों और श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर मार्ग जल्द से जल्द खोलने के निर्देश दिए। जनपद में अवरुद्ध मार्गों को आवाजाही के लिए बहाल करने के लिए प्रशासन की सभी टीमें पूरी प्रतिबद्धता से जुटी है। अभी हम लोग सारी मेरी स्याना चट्टी में है और कल जो हमारे एफर्ट थे वो आज पॉजिटिव रिजल्ट दिया है उन्होंने। कल जो एरिया हमारा पीछे देखा है आप लोग के लेक के अंदर था, आज करीब 12 फीट के आसपास पानी कम हुआ है और एक चैनलाइजेशन रिवर को मिल गया है, एक प्रॉपर चैनल मिल गया है और हमारा ब्रिज भी अब सेफ है। सफाई चल रही है और ट्रैफिक मूवमेंट हम शुरू कर देंगे। कुपड़ा ब्रिज के नीचे जो गदेरा है उस पर अब हम लोग काम स्टार्ट करेंगे ताकि जो 3 गांव हमारे छूटे। नैनीताल पुलिस ने शहर में दहशत फैलाने वाले आईटीआई गैंग का सफाया किया है, जहां एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा के सख्त निर्देश और पुलिस की त्वरित कार्रवाई से हल्द्वानी का कुख्यात आईटीआई गैंग ध्वस्त कर दिया गया है। जनता ने दहशत फैलाने वाले गैंग लीडर समेत सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए चारों आरोपियों पर हल्द्वानी के अलग अलग थाने में कई आपराधिक मामला दर्ज है। गैंग के सदस्य जेल से जमानत मिलने के बाद फिर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं, इसलिए पुलिस ने आरोपियों को गैंगस्टर की धारा भी लगाई है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि गैंग द्वारा मारपीट, डराने धमकाने, फायरिंग, तलवारबाजी, चाकूबाजी और लूट की घटनाओं से लोगों को भयभीत किया जाता था।
तो वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई कर डर के माहौल को सख्त किया गया है। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया है कि प्रभारी निरीक्षक हल्द्वानी कोतवाली राजेश कुमार यादव ने कार्रवाई करते हुए आईटीआई गैंग के गैंग लीडर समेत गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। कहा कि शहर में अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। आगे बढ़ेंगे जहां उत्तराखंड में फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है, जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इस बीच देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। पर्वतीय इलाकों में भारी से भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही बता दें कि बागेश्वर और पिथौरागढ़ में आज के लिए अवकाश घोषित है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है। जगह जगह मलबा, पत्थरों के आने और भूस्खलनों के कारण आवाजाही बंद है। कई संपर्क मार्ग बाधित हुए हैं। जेसीबी की मदद से मार्गों को खोलने का काम लगातार जारी है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि राज्य के कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। अलकनंदा और भागीरथी नदियां खतरे के निशान के ऊपर है। रुद्रप्रयाग प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोगों से भी मौसम विभाग की अपील। खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से न निकले बाहर। नदी नालों के आसपास रहने वाले लोग बरते विशेष सावधानी। अनावश्यक यात्रा करने से बचें। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में लगातार हो रही वर्षा के कारण अलकनंदा मंदाकिनी का जलस्तर अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। अलकनंदा मंदाकिनी के नदी तट के पास बसे हुए निवासियों से अनुरोध है कि सतर्कता का उच्चतम स्तर बनाए रखें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। यह भी अनुरोध करना है कि नदी किनारे जाने से बचें। धन्यवाद। पिरान कलगिर से एक दिल दहला देने वाली एक खबर सामने आई है, जहां एक पिता ने अपने ही बेटे की जान ले ली। जी हां, जानकारी के अनुसार पिरान कलगिर थाना क्षेत्र के रांगड़वाला निवासी घसीटा का अपने पुत्र सन्नी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि मृतक सन्नी शराब का आदी था और घर में हंगामा करता था। पिता पुत्र को शराब पीने के लिए मना करते थे। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ी कि दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। इस दौरान आपको बता दें कि पिता ने किसी नुकीली चीज से बेटे के सीने में वार कर दिया, जिससे सन्नी की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद पिता मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है और आरोपी पिता की तलाश जारी है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। में एक सनी नाम का युवक है, अपने फैमिली के साथ रहता था। अपने माता पिता और पत्नी और बच्चे के साथ रहता है। तो यहाँ पर सूचना आई थी कि उसके पिता के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है। यहाँ मौके पर देखा गया कि एक सीने पर किसी नुकीली वस्तु से वार किया गया है और मौके पर बॉडी पड़ी हुई है। उसमें एसएसएल टीम को बुला लिया गया है तथा फॉरेंसिक जो हमारे एविडेंसेस में कलेक्ट किया जा रहा है और अभी इसमें उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी तथा बॉडी को अभी पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे जहां चमोली जिले के धराली में बादल फटने की खबर सामने आ रही है। कल रात बादल फटा, जहां धराली तहसील क्षेत्र के टुनरी गदेरे में बादल फटने की मची भीषण तबाही। एक युवती की मृत्यु और एक व्यक्ति लापता। कई मकान क्षतिग्रस्त बताए जा रहे हैं और कई वाहन भी इस मलबे में दबे बताए जा रहे हैं। तो चमोली जिले के धराली में कल देर रात बादल फटा। धराली तहसील क्षेत्र के टोंडरी गदेरे में बादल फटने से मची भीषण तबाही। एक युवती की मृत्यु और एक व्यक्ति लापता। कई मकान क्षतिग्रस्त, दुकानों में घुसा मलबा, कई वाहन भी मलबे में दबे। धराली बाजार, कोटदीप, तहसील धराली परिसर और राचेपड़ो बाजार में भारी नुकसान। जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस ने राहत और बचाव कार्यों का संभाला मोर्चा। युद्ध स्तर पर चल रहे हैं राहत बचाव कार्य। घटना की जानकारी मिलते ही मुख्य सेवक अलर्ट मोड पर स्थिति पर धामी स्वयं कर रहे हैं निगरानी। सीएम धामी ने ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना की है। इसके साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों से सीएम धामी ने फोन पर बात की है। बादल फटने से हुए नुकसान की विस्तृत जानकारी ली। जनप्रतिनिधियों से राहत और बचाव कार्यों में प्रशासन का सहयोग करने का अनुरोध किया। धराली ग्वालदम मार्ग मिगदेरा के पास मलबे और भारी बारिश के कारण बंद, यातायात पूरी तरह से बाधित। बीआरओ सड़क मार्गों को खोलने में जुटी। इसके साथ ही डीएम संदीप तिवारी मौके पर मौजूद।
आपदा क्षेत्रों का निरीक्षण किया। धराली, देवाल और इसके साथ ही नारायण बगड़ विकास खंड के सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित। प्रशासन की आमजन से अपील, सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की। किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन से करें संपर्क। थराली में रात में अतिवृष्टि से जो है थराली शहर हो गया, तहसील परिसर हो गया, सागवाड़ा गांव हो गया, चेपड़ो हो गया, आसपास के इलाकों में काफी अतिवृष्टि हुई, काफी जो नुकसान हुआ है। और मलबा आने से जो है एक कविता नाम की महिला जो है 20 साल की दब गई है वहां पे महिला, और एक व्यक्ति गंगा जोशी जो है चेपड़ों में लापता है, 72 साल की एज है। रात में ही हम लोगों ने मूव करा दिया था। डीआरएफ की टीम थी, एसडीआरएफ की टीम थी, डीडीआरएफ की टीम, हमारी टीम थी, उनको मूव कर दिया था क्योंकि रास्ता का ये ब्लॉक हो गया है और इसलिए जो है बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को। और बाकी तहसील के स्टाफ जो है, प्रशासन जो है वहाँ लगा हुआ है राहत कार्य में। इसके अलावा हम लोगों ने रिलीफ कैंप बनाए हैं। एसजेबीएन का जो है ये कुसारी में जो है इनका परिसर है, इसमें जो हम लोगों ने रिलीफ कैंप बनाया। यहाँ पर लोगों की भोजन व्यवस्था, ठहरने व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा देवाल में भी जो है जो डीएमएन का जो है गेस्ट हाउस उनका है, वहाँ पे भी हम लोग जो है रिलीफ कैंप बना रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय अर्ली मॉर्निंग ही निकल चुके हैं वहाँ के मौके के लिए, पहुंच चुके हैं वहाँ पे और रिलीफ कार्य चल रही है। कल रात थराली में बादल फटने की घटना घटी है, जिससे कि थराली, चेपड़ो और आसपास के क्षेत्रों में काफी नुकसान हुआ है और एक महिला के घर की दीवार में दबने की खबर है और एक आदमी चेपड़ो में नहीं चल रहा है। इसके अतिरिक्त परिसंपत्तियों का बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान वहाँ पे हुआ है और प्रशासन की टीम, स्थानीय प्रशासन की टीम वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है, जिसमें मलबा हटाया जा रहा है और लोग भी जिला प्रशासन से जा रहे हैं घटनास्थल को। जगह जगह पे रोड बहुत साफ हैं, ब्लॉक हैं, तो ऐसे रोड से जा रहे हैं, आगे मूव कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि संसाधनों की कोई कमी नहीं है और हेलीकॉप्टर की रिक्वेस्ट भी की गई है ताकि एसडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को हम मोबिलाइज कर सकें घटनास्थल पर और पूरा डिटेल्ड आंकलन तभी हो पाएगा जब मौके पे पहुंचेंगे। इसके अतिरिक्त वहाँ स्थानीय स्तर पे रिलीफ सेंटर हम लोग बना रहे हैं ताकि लोगों को आवश्यक हम जो खाद्य सामग्री है वो उपलब्ध कराएं। में थराली के ऊपर के क्षेत्रों में अधिक बरसात होने के कारण काफी मात्रा में थराली कस्बे में और उसके ऊपर चोपड़ों में काफी ज्यादा मलबा आया है। 10-12 घरों में बहुत ज्यादा मलबा आया है। एसडीएम रेजिडेंस में काफी ज्यादा मलबा आया है। 2 घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। एक महिला की मृत्यु हुई है, एक व्यक्ति लापता है। सड़कें और गलियों पर काफी ज्यादा मलबा आया है, 5-6 गाड़ियां दबी हैं। बिजली के तार कुछ क्षतिग्रस्त हुए हैं, कुछ पोल क्षतिग्रस्त हुए हैं जिससे बिजली आपूर्ति को काटा गया है। वर्तमान में संचार व्यवस्था सुचारू है। डीएम और एसपी मौके पर हैं, उनके द्वारा लगातार रेस्क्यू के कार्य किए जा रहे हैं। डीएम एसपी के साथ में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, स्थानीय पुलिस, डीडीआरएफ, अग्निशमन दल, पीडब्ल्यूडी, जल संस्थान, सब विभागों के लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों ने हेलीकॉप्टर की मदद भी लिया, लेकिन मौसम खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पा रहे हैं। घटना में 4-5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। उनको हेली रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर तैयार किया गया है। हेलीकॉप्टर तैयार हैं, लेकिन मौसम खराब होने के कारण उड़ान नहीं कर पा रहे हैं। जो ही मौसम को हम रेस्क्यू करेंगे। वर्तमान में स्थिति सामान्य है। जो लोग प्रभावित हुए हैं उनके लिए स्थानीय तहसील में रुकने की व्यवस्था की गई है, उनके खाने की व्यवस्था की गई है और तत्काल राहत के लिए तौर पर किया गया है वहां व्यवस्था, ताकि किसी प्रकार से दिक्कत न हो। जो प्रभावित क्षेत्र हैं जहां पे अभी बरसात की संभावना है, उनको लोगों को भी शिफ्ट किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। अभी 2 से 3 दिन मौसम खराब रहने की संभावना है, उसको देखते हुए लोगों को अलर्ट किया गया है। आप जानते हैं कि 5 अगस्त को बड़ी आपदा आई थी, बहुत अधिक सैलाब आया था और काफी नुकसान हुआ। अभी हल्के मार्गों के लिए सड़क मार्ग को खोल दिया गया है, कल रात में खोल दिया गया था। वहां पर लगातार टीमें लगातार काम कर रही हैं, सर्च रेस्क्यू के काम चल रहे हैं। अब हम मशीनों के माध्यम से भी वहां जो पानी भरा हुआ था, पहले करीब 600 मीटर हमारा मेन जो मुख्य मार्ग था वो पानी के अंदर चला गया था। अभी काफी हद तक पानी को हटाया गया है। जो झील बन रही थी उसको काफी हद तक हटा दिया गया है। अभी लगभग 150 मीटर के आसपास अभी सड़क अभी भी पानी के अंदर जलमग्न है, उसको हटाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल, देखिए, बादल फटने की जो खबर एक बार फिर से सामने आई है, ऐसे में एक युवती की जान चली गई है। सवाल ये है कि क्या युवती को क्या मुआवजे का ऐलान किया गया है सरकार की तरफ से, और जो व्यक्ति लापता है उसकी तलाश कहां तक पहुंची है? सपना कहें तो उत्तराखंड अब पूरी तरह से आपदा प्रदेश बन चुका है, और कहें तो लगातार अभी हम धराली की बात करें, कितनी बड़ी आपदा आई है, जहां कितनी मिसिंग है, कितनी कैजुअल्टियां हैं, और अभी भी अगर कहें तो बहुत सारा मलबा अभी भी लगभग 30 से 40 फुट वहां पर बचाव राहत कार्य अभी भी वहां मलबा हटाने का कार्य चल रहा है। लेकिन फिर वही बात कहें, कल देर रात अगर कहें तो थराली, ये एक चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये कहें तो यहाँ पर लगभग 1-1:30 बजे की रात की घटना है, और एकदम बादल फटा, और उसके बाद बहुत पानी और मलबा इतना ज्यादा है कि पूरे थराली में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। और स्थिति ये है कि जैसे ही घटना हुई, एजेंसियां वहां पहुंच गए, वो काफी कुछ लोगों को बचाने का काम शुरू किया गया। एक महिला की डेथ हो गई है और मिसिंग भी कुछ है। तो कुल मिला के कहें, जो चमोली के जिलाधिकारी है वो वहां पर पहुंच के इससे हम वहां पर देख रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं, और वहां से लोगों को निकालने के लिए, वहां से जो क्षतिग्रस्त नुकसान हुआ है, काफी नुकसान हुआ है, उनको आसपास के इलाके में वहां पर शिफ्ट किया जा रहा है। वहां जो एसडीएम का कार्यालय था वो पूरी तरह मलबे में दब चुका है, वो चीजें शिफ्ट की जा रही है। तो कुल मिला के कहें, एक और आपदा देर रात फिर यहाँ पर उत्तराखंड के चमोली के थराली क्षेत्र में आई, जिसमें काफी नुकसान हुआ है। और लगातार मुख्यमंत्री भले ही दिल्ली में है, पर वो लगातार वहां से पूरी पैनी नजर बनाए हुए, लगातार अधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ज्यादा राहत पहुंचाई जाए। डॉक्टरों की टीम वहां पर तैनात है, सभी एजेंसियां वहां पर तैनात है, डीएम वहां पर तैनात है, सभी अधिकारी लगातार संपर्क में है कि इस आपदा को भी, जो नुकसान हुआ उसका तो आकलन बाद में होगा, फिलहाल जो नुकसान हुआ है, जो लोग वहां पर थे उनको निकाल के सुरक्षित स्थानों में रखा जाए, इस चीज के प्रयास कर रहे हैं। और मैंने कहा ना, उत्तराखंड में अब ये आपदा तो के आम बात हो गई है, और ये आपदा भी किसी से कम नहीं है जो देर रात यहाँ पर बादल फटने से हुई है। मलबा काफी नुकसान हुआ है, गाड़ियां काफी क्षतिग्रस्त हो गई है, काफी घरों को और प्रशासनिक जो दफ्तर थे उनको भी काफी नुकसान हुआ है। बिल्कुल, जो तमाम स्थानीय लोग हैं उन्हें सरकार कहां शिफ्ट किया, और उन्हें खाने पीने रहने तमाम सुविधा जो है वो कैसे सरकार उन तक पहुंचा रही है? हाँ, बिल्कुल कहें तो एक गढ़वाल मंडल का वहां पर एक रेस्ट रूम है काफी बड़ा, वहां पर जो कमरे हैं उन लोगों को वहां शिफ्ट किया जा रहा है। वहां पावर हाउस के जो बन रहा है सतलुज विकास निगम, उनका वहां पर विश्राम गृह है, उसमें शिफ्ट किया जा रहा है। तो सब यही देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस हिसाब से रात मलबा आया है, जिस हिसाब से वहां पर काफी नुकसान हुआ है, काफी घरों को नुकसान हो गया, पानी है, जो मलबा जो आता है वो काफी नुकसान करता है। मिट्टी का जो एकदम इतना भारी प्रेशर से आता है, उससे काफी नुकसान हो जाता है। डॉक्टरों की टीम वहां पर है, हादसे के बाद काफी लोगों को वहां चोटें आई, नुकसान हुआ। घर के जो थे, पूरा बाजार जो घर था वो मलबों से कहीं जगह पट गया। तो अब यही प्रयास है, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये उत्तराखंड के लिए आम बात होगी, पूरी टीमें तैयार रहती हैं, और एक ये लगातार जब आपदाएं आती है, पिछले कई सालों से हिमाचल और उत्तराखंड एक हमारा ऐसा सेंसिटिव इलाका हो गया, कब यहाँ पर आपदा आ जाए, कब यहाँ बादल फट जाए, कितना मलबा आ जाए, सड़कें बाधित हो जाए, पुल कई बार क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो ये आम बात हो गई है। इसलिए यहाँ के जो अधिकारी हैं, यहाँ के जो टीमें हैं, उनको पहले ही पता है कि कैसे कैसे जल्दी से जल्दी कैसे इन चीजों से निकाला जाता है। और कहें ना, आसपास के विद्यालय जो है वो उनको घोषित कर देंगे, जो आसपास के विकास खंड है वहां सबको लगाया गया है, और जल्दी से ज्यादा लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, सुरक्षित स्थानों में रखा जा रहा है। क्योंकि ये मामला देर रात का था, लगभग 6-1:30 बजे का, लेकिन कुछ ही समय बाद, लगभग 1 घंटे की आधे घंटे बात करें, सभी वहां पर एजेंसियां जो एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ होगी, सभी लोग, एसडीएम वगैरह सभी लोग वहां पहुंच गए थे, और बचाव राहत के काम देर रात से ही शुरू हो गए थे। बिल्कुल, जो जहां घटना हुई है वहां मौसम की स्थिति क्या है? क्या मौसम विभाग ने कोई अलर्ट जारी किया है? और तमाम जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्या इस ऑपरेशन के दौरान कोई कठिनाइयों का सामना तो नहीं करना पड़ रहा? बिल्कुल सही है सपना। अभी भी बताया जा रहा है कि 2-3 दिन मौसम ऐसे ही रह सकता है, खराब रह सकता है, और वहां पर बुनियादी आसपास के इलाकों में भी की जा रही है कि कभी भी मौसम आगे खराब हो सकता है।
जल स्तर बढ़ सकता है, आसपास की नहरें हो सकती है। लगातार यहाँ पर आपदाओं के बाद देखते हैं कई कई जगह, कल भी हम देख रहे थे वहाँ यमुनोत्री का काफी कितनी बड़ी झील बन गई थी, कितना पानी लोगों के घरों में घुस गया था। अब उसका धीरे धीरे रिसाव शुरू किया, तो उसके बाद जब ये मलबा चीज आ जाती है तो उसके बाद कहीं ना कहीं जब पानी की झीलें जो बन जाती हैं, जो नुकसान करती हैं, उसको भी बाद में देखना होता है। तो कुल मिला के कहें उत्तराखंड और हिमाचल हमारा बड़ा सेंसिटिव इलाका है ये आपदा को लेकर, और लगातार आप भी खुद देख रहे होंगे लगातार इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। और इस बार मानसून ज्यादा है, ज्यादा बादल घटने की घटनाएं हो रही है, जिससे भी काफी रोड्स का काफी नुकसान हो रहा है, पुल काफी नुकसान हुए, लोगों के जान हानि का नुकसान हुआ है, लोगों का घरों का नुकसान हुआ। अभी धराली की बात करें वहां भी कितना नुकसान हुआ, और थराली अगर कहें तो फिर कल जो आपदा आई है इससे भी काफी नुकसान हुआ है, कैजुअलिटी भी हुई है, कुछ लोग घायल भी हैं, उनका भी इलाज किया जा रहा है। तो कुल मिला के यही प्रयास है कि पहले जो राहत है वो लोगों तक आम तक पहुंचाया जाए, और जो लोग परेशानी में उनकी परेशानी को खत्म किया जा सके। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें कमल, बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।